मेरे प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो दूसरे दो अन्य आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति और सेवा से संबंधित विधेयक जो संसद के राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसे राज्यसभा ने ध्वनि मत से पारित भी कर दिया है, उस विषय पर बातें करने जा रहा हूं। यह टॉपिक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। याद रखिए, प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। मेंस की दृष्टि से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं और लोकतंत्र की जो गंगोत्री होती है, याद रखिए, वो चुनाव आयोग होती है। कल्पना करके देखिए कि अगर गंगोत्री में पानी प्रदूषित हो तो उस धारा से जो आगे पानी मिलेगा वो किस तरह का जल होगा? डेफिनेटली वह प्रदूषित होगा। तो जो चुनाव आयोग होते हैं वो एक लोकतांत्रिक पद्धति में, आप यूं कह लीजिए कि पूरे के पूरे सिस्टम की गंगोत्री होते हैं। और आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो डेफिनेटली इसी लोकतांत्रिक प्रणाली का एक हिस्सा होने जा रहे हैं, भले ही उसका राजनीतिक हिस्सा न हो करके उसकी कार्यपालिका का हिस्सा हो। इसलिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक दो बातें मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली बात दोस्तों, कि निर्वाचन ये आयोग है या चुनाव आयोग है? अखबारों में आपको चुनाव शब्द पढ़ने को मिलेगा, इलेक्शन का अनुवाद चुनाव मिलेगा। मैं सतर्क करना चाहूंगा कि चूंकि आप सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और संज्ञाओं को विस्थापित नहीं किया जाता है, उसके पर्यायवाची नहीं लिखे जाते हैं, इसलिए आपके जुबान पर यह शब्द होना चाहिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त। दिल्ली में भी जिस बिल्डिंग में इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है उसका नाम है निर्वाचन सदन, न कि चुनाव सदन। राइट? एक दो बातें मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1, कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 324 है वह इससे संबंधित है। अनुच्छेद 324 याद रखिए। चूंकि यह हमारे संविधान में वर्णित आयोग है, इसलिए यह एक संवैधानिक संस्था, याद रखिए। दो तरह की संस्थाएं होती, संवैधानिक यानी कि जिसका संविधान में उल्लेख है, और दूसरा सांविधिक यानी कि जो कानून के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, मैं इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए। राइट दोस्तों, अब ये जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसकी बहुत सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, सामने आ चुकी हैं। राज्यसभा ने इसे पारित भी कर दिया है, तो डेफिनेटली ये मान करके चलिए कि अब ये ज्यों का त्यों कानून बन जाएगा। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को अभी ले लिया है। मैंने कहा कि नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होगी और इनकी सेवा शर्तें किस तरीके की होंगी, इससे संबंधित है यह विधेयक। तो क्या इससे पहले कुछ भी नहीं होता था? दोस्तों, बकायदे संविधान में जो व्यवस्था की गई थी उसमें यह कहा गया था कि सरकार इसके लिए कानून बनाएगी, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया था। इसीलिए कुछ याचिकाएं दायर की गई थी, खासकर चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाते हुए कि चुनाव आयोग सरकार का पक्ष लेती है, वह तटस्थ होकर के निष्पक्ष रूप में काम नहीं कर रही है। चुनाव आयोग ने फिर उस पर सुनवाई की थी और सरकार को निर्देश दिया था कि वो बकायदे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कानून बनाए। और उसी दौरान चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनाई जाए। कमेटी में प्रधानमंत्री हों, विपक्ष के नेता हों और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हों। तो ये जो 3 सदस्यों की समिति हो और वो ये फैसला करे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि आप इस पर कानून बनाइए, और उसी के तहत आप यूं कह लीजिए कि अब सरकार यह विधेयक लेकर आई है। अब आप देखिए कि इस विधेयक में किया क्या गया है। अब इसे आप ध्यान से सुन लीजिए, क्या किया गया है। नंबर 1, कि एक सर्च कमेटी होगी। सर्च कमेटी, खोज करने वाली, वो यह खोज करेगी कि किसे मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जा सकता है। ये जो सर्च कमेटी होगी, इस सर्च कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो केंद्र सरकार के कानून मंत्री होंगे और 2 और सदस्य होंगे। ये 3 सदस्य फैसला करेंगे कि किन्हें बनाया जाना चाहिए, और 3 नाम ये फिर बकायदे सिलेक्शन कमेटी के पास भेज देंगे कि इन तीनों में से आप किसी भी नाम पर विचार कर लीजिए। 3 सदस्यों का चयन हो गया। राइट? ये अब सिलेक्शन कमेटी के पास नाम पहुंचेंगे।
जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें 3 सदस्य होंगे, एक प्रधानमंत्री, दूसरे लोकसभा में विपक्ष के नेता, याद रखिए संसद के विपक्ष के नेता नहीं, लोकसभा के विपक्ष के नेता, और जो तीसरे सदस्य होंगे वे होंगे जो कैबिनेट रैंक के होंगे और जिन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। यहां पर थोड़ा परिवर्तन किया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा और विश्लेषण करने में यह परिवर्तन आपके काम आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तीसरे सदस्य के रूप में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों। तो देखिए कि यदि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रख लेते हैं तो एक प्रधानमंत्री हो गए, वो सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, इसके बाद विपक्ष के नेता हो गए। आप जानते हैं कि खासकर लोकतंत्र में विपक्ष बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो इससे एक संतुलन पैदा हो जाएगा। और जो चीफ जस्टिस हैं स्वाभाविक रूप से वो एक तटस्थ व्यक्ति हैं, नॉन पॉलिटिकल पर्सन हैं, उनसे निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है। तो इस तरीके से ये 3 व्यक्ति मिलकर के फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। अब उसमें चीफ जस्टिस की जगह पर बाकायदे एक ऐसे कैबिनेट रैंक के मंत्री को रख दिया गया है जो प्रधानमंत्री के द्वारा नामांकित होंगे। तो सीधी सी बात है कि ये जो 3 सदस्यों वाली समिति है वह उसी व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चयनित करेगी जिसे प्रधानमंत्री चाहते हैं, क्योंकि 2 व्यक्ति प्रधानमंत्री के हो गए, यानी कि सत्तारूढ़ दल के हो गए। विपक्षी दल की यहां कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रह जाएगी। इसी को लेकर के खासकर जो दूसरे पार्टी के नेता हैं हमारे, वो इसका बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं। इसकी आलोचना भी की गई है कि इससे तो जो चुनाव आयुक्त होंगे, जब मैं चुनाव आयुक्त कर रहा हूं तो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर समझ लीजिए, वो सरकार के होंगे। इस तरह से आयोग अपनी निष्पक्षता को बनाए नहीं रख सकेगा, उस पर सरकार का दबाव होगा। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। आपने सर्च कमेटी को जान लिया, आपने बाकायदे जो सिलेक्शन कमेटी है उसके बारे में जान लिया। 2-3 और जो महत्वपूर्ण प्रोविजन किए गए हैं आप उन्हें भी देख लीजिए। जो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं मैं केवल उन्हें ही आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात कि जो चुनाव आयोग के जो सदस्य होंगे उनका जो पद होगा और उनके जो वेतन होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होंगे। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के समान नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होंगे। तीसरी बात कि आयोग जो भी निर्णय लेगा, जो भी फैसले करेगा, उस फैसले के विरुद्ध उनके खिलाफ किसी अदालत में नहीं जाया जा सकेगा। न तो उन पर दीवानी मुकदमा किया जा सकेगा और न ही उन पर कोई आपराधिक मुकदमा किया जा सकेगा। यानी कि वे जो भी निर्णय लेंगे अपने आप में निर्णय लेने की उनके पास पूरी तरह से स्वायत्तता होगी। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, जो आपको जानने ही चाहिए। ठीक है, अब एग्जामिनेशन में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आइए अब हम इन पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। सन 2022 में एक प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछा गया है, खासकर चुनाव आयोग को लेकर। देखिए वो प्रश्न क्या है। 2022 में 15वां प्रश्न है। जाहिर है कि ये जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर का प्रश्न है। उसमें पूछा गया है कि आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए 250 शब्दों में। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जो निर्वाचन आयोग के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरह के तथ्यात्मक नहीं होते सीधे सीधे कि इनका निर्वाचन कैसे होता है, इन्हें क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या दायित्व दिए गए हैं। इस तरह के प्रश्न जनरली नहीं पूछे जाएंगे। विवेचनात्मक प्रश्न होंगे, समीक्षात्मक किस्म के प्रश्न होंगे। प्री एग्जाम में भी तथ्यात्मक प्रश्न इस तरीके के नहीं होंगे कि कितने सदस्यों वाली होती है और किस तरीके की व्यवस्था की जाती है। नॉट एट ऑल। ये सिविल सर्विस परीक्षा का ट्रेंड अब नहीं रह गया है। तो क्या फिर प्री में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता? मैं आपको स्पेशली बताना चाहूंगा यहां कि ये जो अभी विधेयक प्रस्तुत हुआ है इसको आधार बना करके प्री एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। वो प्रश्न किस तरीके के होंगे? वो प्रश्न इस तरीके के हो सकते हैं कि 3-4 स्टेटमेंट दे दिए गए और फिर उनमें से पूछा गया कि इनमें से कौन सही है या कौन सही नहीं है, या कौन कौन से सही हैं या कितने सही हैं। इस पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको अपने दिमाग में किन किन तथ्यों को बिल्कुल रट कर बिठा लेना चाहिए। मैं आपके सामने यहां 5 ऐसे तथ्य रख रहा हूं। नंबर 1, सर्च कमेटी कैसे बनती है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि कानून मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे।
जो नियुक्ति समिति होगी इसमें कौन कौन सदस्य होंगे, इसके बाद जो चुनाव आयुक्त हैं उनका जो पद है वह किसके समतुल्य होगा, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के समकक्ष। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। फिर जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उन्हें कैसे हटाया जा सकता है, और इसके बाद जो आखिरी तथ्य है वो ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन के निर्णयों के विरुद्ध उन पर केस दायर किया जा सकता है। ये 5 तथ्य मैंने आपको बताए हैं और इनका संबंध कहीं न कहीं अभी जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है। दोस्तों, मुख्य परीक्षा में किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, यहां मैं केवल आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं। इसे आप एक तरीके से होमवर्क कह सकते हैं। यदि इस टॉपिक पर आपकी तैयारी हो चुकी हो तो आपको चाहिए कि आप इस प्रश्न का उत्तर लिखने की थोड़ी सी कोशिश करें। प्रश्न है, क्या वर्तमान विधेयक, अब आप इसे पूरा कर लीजिए, क्या वर्तमान चुनाव आयुक्तों की सेवा और नियुक्ति से संबंधित विधेयक चुनाव आयोग की स्वायत्तता एवं पारदर्शिता में वृद्धि करने वाला है? इस कथन पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। मैं इस प्रश्न को यहां दोहरा रहा हूं। क्या निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्तों की सेवा एवं नियुक्ति से संबंधित वर्तमान विधेयक चुनाव आयोग की स्वायत्तता एवं पारदर्शिता में वृद्धि करने वाला है? इस कथन पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों, आप चाहें तो इस पर थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब निर्वाचन आयुक्तों से संबंधित जो विधेयक लाया गया है उसके बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही फ्रेंड्स आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।